ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं राजनाथ सिंह नॉमिनेट करते हुए, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से ये प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की वो बहुत खास होती है। इससे पहले इसे यादगार बनाने की भी कोशिश हुई राजनाथ सिंह की ओर से। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता की जुटे थे हजारों की संख्या में इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए, साइन करते हुए राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त साइन करते हुए। उनके साथ मौजूद हैं प्रस्तावक भी और आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आनंद, हम देख सकते हैं ये मौका इसलिए खास होता है क्योंकि इस बार तीसरी बार ये कोशिश है हैट्रिक लगाने की मोदी सरकार में। जो दिग्गज मंत्री हैं उनका नामांकन भी खास होता है। मुख्य मुकाबला दरअसल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ है जो कि रविदास मेहरोत्रा है। जी बिल्कुल, ये सीट जो है लखनऊ की सीट है, वो समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है और रविदास मल्होत्रा को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा कैंडिडेट है। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह की आपने बात की, तो राजनाथ सिंह को लेकर हमने लोगों से बात की और हमने पूरा रोड शो देखा, पूरा जुलूस देखा। जिस तरह से उनका कहना था कि जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग, अभी 12 बज रहे हैं, लगभग 10:30 बजे रोड शो शुरू हुआ था। 40 डिग्री के पार यहाँ का पारा है, धूप जो है बिल्कुल सीधे पड़ रही है। उसके बावजूद इतने लोग, हज़ारों की संख्या में तादाद में लोग उनके रोड शो के साथ चल रहे थे। और उसके अलावा जगह जगह छोटे छोटे जो मंच बना के लोग उनका स्वागत कर रहे थे, उनके ऊपर फूल माला बरसा रहे थे। तो राजनाथ सिंह इस बार अपनी हैट्रिक लगाने के लिए लखनऊ सीट से नामांकन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये ट्रिपल हैट्रिक की इस बार कोशिश है कि राजनाथ सिंह के जरिए लखनऊ की सीट पर ट्रिपल हैट्रिक लगाए। यानी कि 9वीं बार लगातार बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश में है। लखनऊ की सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। जैसा कि पहले की बातचीत में आपने बताया था कि यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से रह चुके हैं और पीएम, ये सीट जो है भारत को एक पीएम भी दे चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से जीत चुके हैं। तो पिछले 8 बार से लगातार बीजेपी इस सीट को जीत रही है और 2 बार से लगातार राजनाथ सिंह इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। इसके पहले वो गाजियाबाद से सांसद थे। तो ये बताता है कि लखनऊ की सीट कितनी प्रतिष्ठा वाली सीट है, खासतौर से बीजेपी की बात की जाए। और वोटरों के लिहाज से भी यहाँ पे हर समाज के लोग हैं। यहाँ पे अगर लखनऊ की हम बात करें, नजाकत की, नफासत की, तो वाला हिस्सा भी लखनऊ की सीट में आता है। तो उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एरिया भी लखनऊ की संसदीय सीट में आता है। और संख्यकों का एक बहुत बड़ा तबका जो है लखनऊ की संसदीय सीट में आता है। पुराने अगर लखनऊ की बात करें तो ये एक तरह से पूरा छोटा मिनी भारत कहा जाए तो लखनऊ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। लखनऊ की संसदीय सीट उसको रिप्रेजेंट करती है मिनी भारत को। और उस सीट को अगर 2 बार से लगातार राजनाथ सिंह जीत रहे हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली हो या लखनऊ हो, उनके दरवाजे जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। समय तय है कि जो दिल्ली पहुंच गया और अगर राजनाथ सिंह अगर दिल्ली में है तो वो लखनऊ का बासिंदा अगर है, लखनऊ का वोटर है, तो बिना उनसे मिले हुए वापस नहीं लौटेगा। तो यही उनके जो व्यक्तित्व है, राजनाथ सिंह के व्यक्तित्व का यही वो पहलू है जिसके चलते लगातार तीसरी बार वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र की सत्ता का रास्ता लखनऊ से ही आता है और ये कहा भी जाता है भारतीय राजनीति में। लेकिन इस बार दोनों बेटे आनंद राजनाथ सिंह के प्रचार में जुटे हुए थे और उनके जो बेटे हैं नीरज सिंह, उनकी तरफ से एक नारा भी दिया गया कि इस बार लखनऊ में अब की बार 5 लाख के पार। जी बिल्कुल, कोशिश इस बार है कि जीत तो बीजेपी ये मान के चल रही है, राजनाथ सिंह मान के चल रहे हैं कि जीत जो है तो उनकी तय है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि मार्जिन जो है जीत का वो बढ़ाया जाए। वो टारगेट जो रखा गया कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने का टारगेट रखा गया। और जो नारे लगातार लगाए जा रहे थे, जो सबसे आगे जो रथ चल रहा था उस पर खुद नीरज सिंह सवार थे और लगातार वो ये नारे लगा रहे थे। इसके अलावा पंकज सिंह हो, राजनाथ सिंह की पत्नी हो समेत तमाम जिनके परिवार के लोग थे वो गाड़ी में साथ साथ चल रहे थे और बार बार तमाम जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब की बार 400 पार के नारे लग रहे थे, 5 लाख पार का जो मार्जिन का उसका नारा लग रहा था। साथ ही साथ ये भी नारा लग रहा था कि इस बार 4 जून 400 पार। तो इससे पता चलता है कि राजनाथ सिंह इस बार जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चुनाव मैदान में नजर बना के रखिए। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर कैंडिडेट लखनऊ सीट से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इससे नामांकन भर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ एक और केंद्रीय मंत्री, एक और दिग्गज नेता, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी अमेठी सीट से नामांकन करने जा रही हैं। इससे पहले रोड शो की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी का साथ दे रहे हैं। इस रोड शो में मोहन यादव उनकी तरफ से साथ दिया जा रहा है
और पंकज झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह के रोड शो की तस्वीरें दिखाई, अब उन्होंने नामांकन भर दिया है, लेकिन रोड शो में एक बात बहुत खास होती है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि दिग्गज नेता उनके बीच आते हैं, उनसे संवाद करते हैं। स्कूटी भी चलाई है स्मृति ईरानी ने, कल तस्वीरें भी सामने आई। पंकज, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन में सामने कोई नहीं? नहीं देखिए, और अभी बात हो रही थी लखनऊ की और मैं हूं अमेठी में, दोनों के राजनीतिक हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक कंफर्टेबल सीट रही अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से बीजेपी के लिए, लेकिन अमेठी आप जानती हैं कि ये कांग्रेस ही नहीं, गांधी नेहरू परिवार का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है। शुरुआत संजय गांधी से हुई, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर बाद में आए राहुल गांधी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा उलटफेर जो हुआ था वो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब 55,000 वोटों से स्मृति ने राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हरा दिया था। इस बार क्या होता है, सबकी बड़ी नज़रें, रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं कि क्या राहुल और प्रियंका में से कोई अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अभी सस्पेंस बना हुआ। बहरहाल स्मृति ईरानी लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ अमेठी में जनसंपर्क कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने अपना घर भी बना लिया है, गृह प्रवेश भी कर लिया है, जिसका वादा उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में किया था। राजनीति में देखिए, आप जो मैसेज देती हैं ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो एक बताने और समझाने की कोशिश कर रही है अमेठी की जनता को कि मैं राहुल की तरह नहीं हूँ कि हार गई और चली गई, जैसा 2014 में हारने के बाद से वो लगातार बनी रही। तो राजनीति में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज और आप बातें समझाते हैं, अमेठी में उसका प्रभाव हो रहा है। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से आज एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उनके नामांकन को देखा जा रहा है, रोड शो को देखा जा रहा है। कल उन्होंने मंदिर दर्शन किया, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से शुरुआत की और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रही है। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए, मैं आऊंगी आपके पास, अगर संभव होगा तो कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। नामांकन है स्मृति ईरानी का। एक बड़ी खबर आ रही हूँ पंकज आपके पास, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका देखा जा रहा है। अक्षय जो यहाँ से उम्मीदवार रहे, उन्होंने अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। बीजेपी विधायक के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है, अपना नॉमिनेशन फॉर्म। तो इसीलिए इसे झटके से कम नहीं माना जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार बीजेपी टाल ठोक रही है कि इस बार 29 की 29 सीटें उनके कब्जे में होंगी। तो ऐसे में इंदौर सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसीलिए एक अब क्या वजह रही इसके पीछे नामांकन वापस लेने की, इसे कोशिश की जा रही है जानने की। लेकिन अक्षय बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर इंदौर सीट से, इन्होंने नामांकन वापस लिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है। क्यों फॉर्म वापस लिया है, नॉमिनेशन फॉर्म, और कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन इस पर सामने आया है? शुभम गुप्ता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्यों आखिर अक्षय बम ने ये फैसला लिया नामांकन वापस लेने का, और ताज्जुब ये कि बीजेपी विधायक के साथ जाकर फॉर्म वापस लिया है? देखिए, सिर्फ बीजेपी विधायक ही नहीं निधि, बल्कि इसमें कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला और जो कांग्रेस के इंदौर से प्रत्याशी थे अक्षय बम, वो साथ में बैठे हुए हैं। एक ट्वीट भी कैलाश विजयवर्गीय का आया है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कैलाश विजयवर्गीय ने दावा कर दिया है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी में उनका स्वागत भी है। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो तो अब न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, न सिर्फ नामांकन वापस ले लिया है उन्होंने, बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। चूंकि इंदौर में पिछली दफ़ा भी हमने देखा था, शंकर ललवानी के सामने जो प्रत्याशी लड़े थे तकरीबन 5.5-6 लाख वोटों से ज़्यादा हारे थे। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की तलाश भी काफ़ी देर तक होती रही, मगर अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इससे पहले हमने खजुराहो में देखा था जब इंडिया गठबंधन के तहत एक प्रत्याशी को उतारा गया था, मीना यादव, और उन्होंने नामांकन में ही कई त्रुटियां कर दी थी। 3 जगह साइन करने थे, 2 जगह साइन नहीं किए थे। वहां पर भी एक तरफा एक तरह से चुनाव रहा। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वीडी शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे थे। और अब इंदौर में चूंकि आज
लास्ट डेट थी नामांकन वापस लेने की 29 तारीख, और आज ही के दिन ये नामांकन वापस लिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब सीधा मुकाबला एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई कैंडिडेट अब ऐसा बड़ा बचा नहीं है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है निधि कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, न सिर्फ उन्होंने नामांकन वापस लिया बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उसी दिन नामांकन वापस ले लिया। लेकिन शुभम, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कुछ बात सामने आई है अक्षय बम के नामांकन वापस लेने पर? देखिए, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर ट्वीट की है और स्वागत की बात कही है कि अक्षय बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। मगर जीतू पटवारी की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है और इंदौर के राव से ही वो आते हैं। यानी कि एक तरह से ये उनका गढ़ आप कह सकते हैं, उनका इलाका है। उनकी सहमति के बाद अक्षय बम को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था, और अब अक्षय बम ही अगर नामांकन वापस लेते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे बुरी हालत नहीं हो सकती। क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तो बीजेपी दावा करती है कि 2.5 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी हमने सुबह देखा कि 11 बजे 100 से ज़्यादा खरगोन जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी दावा करी और ये चीजें हमें दिखाई भी दे रही है। इसमें 12 पूर्व विधायक हैं, 2 पूर्व सांसद हैं, 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है। शुभम, मैं आपको रोक रही हूँ कुछ देर के लिए। एक बार तस्वीर दर्शकों को बता दें। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ये तस्वीर सामने आ गई है अक्षय बम की, और बीजेपी में स्वागत है ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। ये एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ वो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, लेकिन अब जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख थी, नामांकन का जो फॉर्म है वो तो वापस लिया ही, तस्वीर सामने आ गई है कि बीजेपी में आपका स्वागत है। यानी बीजेपी में भी एंट्री हो गई है इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी की। अपना नामांकन वापस ले लिया है और कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर मुहर लगा दी है। देखिए, ये ट्वीट किया है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये ट्वीट आया है, और जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। ये देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा झटका है। चुनावों के बीचों बीच जिस दिन नामांकन दाखिल करना था, आखिरी तारीख थी, उसी दिन नामांकन वापस ले लिया और कहा कि अब वो बीजेपी में हैं। ये कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला है अक्षय बम का, अक्षय कांति बम, जो कि लोकसभा के। और देखिए, एक वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब अक्षय कांति बम नामांकन वापस लेकर जा रहे हैं, और उनके साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद हैं। जो हमें जानकारी दी गई कि बीजेपी के विधायक के साथ पहुंचे थे, रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे थे, फॉर्म वापस ले लिया। ये अक्षय कांति बम को आप देख रहे हैं, जो इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, लेकिन अब अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया, यानी मैदान में ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी। ये एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। न सिर्फ नामांकन वापस लिया है, बल्कि उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन करने के लिए कह दिया है। जैसा कि शुभम जानकारी दे रहे थे, शुभम, बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट से मुहर भी लगती है। बिल्कुल निधि, चूंकि इस पूरे खेल के पीछे कैलाश विजयवर्गीय थे, और आप देखिए हालांकि इंदौर में बहुत कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं था। पिछली दफ़ा या 2019 के चुनाव में तो आप देखें तो सबसे बड़ी जीत अगर बीजेपी प्रत्याशी ने देश भर में कहीं से दर्ज की थी तो वो इंदौर से ही की थी। सबसे ज़्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। उसके बावजूद भी बीजेपी या कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम से बातचीत की, न सिर्फ बात की बल्कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए भी एक तरह से इन्वाइट किया, और अक्षय बम ने अपना फैसला आखिरकार ऐसे दिन बदला है जब कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो वहाँ से कोई
कोई नया कैंडिडेट दे सके। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ये दूसरी सीट है मध्य प्रदेश में खजुराहो के बाद जब कोई प्रत्याशी कांग्रेस का बीजेपी के सामने नहीं रहने वाला है। और लगातार जो सिलसिला चल रहा है कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने का, क्योंकि इससे पहले बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपका नजर बना के रखिए। आज की बड़ी खबर है कि किस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पाला ही बदल दिया और बीजेपी में शामिल होने की तैयारी अब चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट भी आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे खास शो की बारी है दिल्ली डायलॉग की। आपको लेकर चलते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नरेला इलाके में अपने सहयोगी करुणाशंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। और देखिए, अभी हम आपको खबर क्या दिखा रहे थे इंदौर में कैसे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। और कल एक बड़ा झटका दिल्ली में भी कांग्रेस को लगा जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब यह तक कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम ले। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है, इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल लगातार कैंपेनिंग में जुड़ी हुई है और सुनीता केजरीवाल की आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी होगी। लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। माहौल कैसा, इस माहौल की हम बात करेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की हम एक बार शुरुआत कर लेते हैं। और अब आप बताइए, इस बार माहौल कैसा बनता नजर आ रहा है? उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट है ये। बिल्कुल अच्छा माहौल बनता आ रहा है, क्योंकि जनता अच्छा का मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी एक तरफ, किसके लिए अच्छा? देखिए, जो अच्छा करबट कार्यकर्ता होगा, जो जमीन से जुड़ा होगा, जो क्षेत्रीय होगा, उसका ही रहेगा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बाहर से लाके थोपे गए हैं। एक तरफ है योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी से है और एक तरफ उदित राज है जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। कौन है अच्छा आपके हिसाब से? कौन है जमीनी कार्यकर्ता? देखिए, वो तो चुन के आने के बाद जनता के बीच रहेगा। बोल रहे ना जमीनी कार्यकर्ता, आपके हिसाब से कौन है ज्यादा जमीनी? देखिए, जमीनी कार्यकर्ता तो अब तक तो कोई हमें मिला नहीं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कोई नया चुन के आएगा तो हमें अच्छा कर्मठ उम्मीदवार मिलेगा और जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कांग्रेस के अंदर जो पूरा बवाल मचा हो, यही बोलकर कहा जा रहा है कि भाई उदित राज है जो कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है, उधर है कन्हैया कुमार जो कि उत्तर ईस्ट से, जो उत्तर पूर्वी सीट से, दोनों को आउटसाइडर बताया जा रहा है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों आउटसाइडर, दोनों बाहरी हैं। यस। इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, इनका बाहरी उम्मीदवार होने का नुकसान तो होता ही है। हाँ। और उसका नुकसान होगा। हालांकि उदित राज ने पहले जब सत्ता में थे वो बीजेपी की तरफ से, तब उन्होंने यहाँ पे काम किया था, लेकिन हैं तो वो बाहरी ही। हमारे यहाँ क्षेत्र में ना तो आज तक मेट्रो का कोई शुरुआत हुई है और ना किसी भी, हर तरह से इस नरेला क्षेत्र को पिछड़ा घोषित कर रखा है। कभी भी कोई यहाँ अच्छी तरह से मतलब कार्य नहीं कर। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, 2014 में उदित राज थे, 19 में हंसराज हंस आ गए। हालांकि इस बार तो उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया। हंसराज हंस तो कभी दिखाई ही नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए, कभी दिखाई नहीं दिए। हाँ। और उदित का नुकसान इस बार बीजेपी को होगा? बिल्कुल होगा सर। और हमारा इसलिए भी होगा कि हमारे को इतना पिछड़ा क्यों बना दिया गया है। हमारे यहाँ पे आज तक मेट्रो नहीं आई है, किस लिए नहीं आई है? क्या हम इंसान नहीं है या हमारा इतना बैकवर्ड इलाका घोषित कर दिया? यहाँ कॉलेज कोई खुलने नहीं देता। मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारे कॉलेज खोल दी, यूनिवर्सिटी बना दी। क्या इस इलाके में हम मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा? ये बड़े मुद्दे आप बता रहे हैं, आप हाथ उठा रहे, फिर और लोगों के पास जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे उदित राज की बात कर रहे हैं, उदित राज सबसे झूठा सांसद रहा है जिन्होंने बोल रहे हैं झूठा? जिन्होंने मेट्रो रेल का शरसपुर गांव में पत्थर लगाया था और वहां कोई भी काम आज तक नहीं करा। मेट्रो रेल ने मना कर दिया, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो एक सांसद इस प्रकार पत्थर लगाए, जनता को बेवकूफ बनाए, तो अच्छा कहाँ हो सकता? उदित राज के बाद फिर हंसराज हंस आए ना? बिल्कुल, हंसराज हंस ने भी कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। हाँ। कोई काम ऐसा नहीं किया धरातल पर जो किया हो। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारी बात को आगे उठा सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या वाकई में ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है क्या? ये जी बिल्कुल मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और दोनों पार्टियों की यहाँ पर नूरा कुश्ती है। कोई भी अगर यहाँ का हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट होगा, चाहे वो निर्दलीय भी आ जाएगा, वो दोनों को हरा देगा, दिन में तारे दिखा देगा, ये मेरा दावा है। तो योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी से, उदित राज है कांग्रेस के, दोनों बाहरी? बिल्कुल दोनों बाहरी हैं जी। हमारे क्षेत्र में आज तक 1952 से लेकर आज तक कोई लोकल एमपी बना ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले कृष्णा तीर्थ। तो जब दोनों बाहरी, तो बाहरियों के बीच मुकाबला कैसा है इस बार?
बाहरियों के बीच में मुकाबला ये है, योगेंद्र चंदोलिया जी हैवी पड़ते हैं उदित राज के ऊपर। उदित राज ने जो ट्विटर पे इतनी बकवास करी है ब्राह्मणों को लेकर, वो जो जनरल हैं उनको लेकर दिन रात उसने जो गालियां पानी पी पी के बकी हैं, उसका उदित राज को मैं तो ये कहता हूँ गाँव में वो जाएगा तो उसके ऊपर अंडे फेंके जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या आप क्या बता रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है, मुद्दे क्या है आप लोगों के बीच में? देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारा क्षेत्रीय कैंडिडेट होता तो और ज़्यादा उत्साह होता, लेकिन उदित राज जी जो हैं वो पहले यहाँ 5 साल सांसद रहे हैं और बीजेपी के ही रहे हैं। और जो भाई साहब ने बताया कि उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, जब वो बीजेपी के सांसद थे जब तो किसी ने नहीं बोला। वो अब वो कांग्रेस मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा, बोलूं। पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथी हो गए तो उनके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे आरोप प्रत्यारोप। यहाँ पे होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जी, आप जाके देख लो, इंडिया दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उदित राज जी ने बनाया था। बीजेपी में थी, ठीक है, हम उनके साथ उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ पे जाम लगा रहता बवाना की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, गांव में ओपन जिम बनाए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। गांव में उनको हर गांव का, हमारे यहाँ नरला विधानसभा के हर गांव का नाम भी पता है और एड्रेस भी पता है। अब चंदोलिया जी को 5 साल लगेंगे जैसे हंसराज जी को लगे थे समझने में, नरला कहाँ है, टीकरी कहाँ है, शाहपुर कहाँ है, बोरगढ़ कहाँ है, तो 5 साल उदित राज इलाके को समझते हैं। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए, वो तो बोल रहे हैं कि उदित राज ने काम किया, लेकिन यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर उन्हीं उदित राज का नाम लेकर अरविंदर सिंह लवली ने कल इस्तीफा दे दिया। लवली ने इस्तीफा दिया, गुस्सा होता है, वो चाह रहे थे मैं खुद टिकट लूं, लेकिन ये देखिए वो टिकट की चाहत थी उनकी, बिल्कुल चाहत थी। पार्टी ने असली मसला ये है, पिछले इलेक्शन में भी वो बीजेपी में चले गए थे और फिर बाद में आके इलेक्शन भी लड़ाया और अब प्रदेश प्रेसिडेंट बनाया। हर चीज नहीं मिलती हर किसी को, इसलिए उनका इस्तीफा। आम आदमी पार्टी बोल रही फिर से बीजेपी में जाएंगे, चाहे कहीं जाए, हम उनको अपने आप बना ले, हमारे घर का मामला कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कोई बाहरी की जहाँ तक बात लोग कह रहे हैं, अगर बाहरी की बात करें लोकसभा के अंदर तो नरेले के अंदर 80% आबादी बाहरी है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं। बाहर का पहले बीजेपी ने गले लगाया था, हमारे पास 5 साल काम किया उसने, दिल्ली में रहता है, कोई परेशानी बात नहीं, कोई बारी नहीं है। आप बताइए सुनीता केजरीवाल, मैं अगले मुद्दे की बात करता हूं। सुनीता केजरीवाल लगातार कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने जो पूर्वी दिल्ली वहां से कैंपेन की शुरुआत की, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? भाई ऐसा है पत्रकार महोदय, ये इलेक्शन सीधा हमारे प्रधानमंत्री को जो है ना बिलोंग करता है। आप उस मुद्दे की बात करो, कोई कितना कुछ कह लो, आवेगा फिर भी मोदी है, क्योंकि ये मोदी का मुद्दा है। विपक्षी कहाँ जाएंगे? विपक्षी सारे के सारे एक घाट पर पानी पीने लाग रहे हैं, शेर एक लाए धाड़न लाग रहा है, विश्व विख्यात हो रहा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उसने जो है ना डंका बजा दिया भारत का। इस तरह बड़ी बात और क्या होगी? अमित शाह ने बोला भाई विपक्षी जो गठबंधन है उसने ऐसा लग रहा है परचून की दुकान खोल रखी है, आप सहमत हैं? बिल्कुल खोल रखी, परचून की दुकान ने खोल रखी, जो सारे के सारे चिट्टे बगीरे एक अकेले जो ना प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हैं। इस तरह बड़ी बात और क्या होगी भाई? अकेला धाड़न लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपने भी ऐलान कर देना चाहिए, चाहे हो जाए कुछ भी, आवेगा तो मोदी है। अरे ये तो आपका विचार है, आप अपने विचार में 32 संगठन है, इंडिया में 28 है, कहाँ से अकेला है? 28 कम होते हैं, 32 कम होते हैं। 32 संगठन मिलके अकेला बोलने से अकेला नहीं होता। इंडिया जीतेगा और नरला से उदित राज जी 2 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल तानाशाह है मोदी, बीजेपी का नाम नहीं लेता, बीजेपी का नाम नहीं लेते। आप तो भाई विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोकतंत्र को बचा रहा है, तानाशाही हटा बोल रहे हैं। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी बीजेपी की नहीं, जुमला है। अरे वो एक मिनट, वो अपनी बहू की साथ फिर गारंटी नहीं निभा पाया, बाकी क्या निभागा, उसको छोड़ दिया उसने। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? ये चुनाव महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बारी कोई मुद्दा नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब की बात मोदी सरकार को सुना आपने? मोदी सरकार ये बोलती है भाई हमने देश की इकोनॉमी को बढ़ाया, 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाया। इस बार वो प्रॉमिस कर रहे भाई 3रे नंबर पर आएंगे, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। मोदी सरकार आने के बाद 150 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा है। मीडिया आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। मोदी करोड़ लोग गरीबी का। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी सरकार उनके कामकाज पर कितना विश्वास है? जीरो। ऐसा क्यों? कुछ कराया नहीं है मोदी सरकार ने, सबसे झूठी पार्टी मोदी सरकार है, सबसे जुमलेबाज और देश के ऊपर कर्जा सरकारने वाली बीजेपी पार्टी है।
और सबसे झूठी और सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी सरकार है। काला धन लेके आ रहे थे, काला धन कहाँ है? जीएसटी लगा दिया, इतना टैक्स दे रहे हैं लोग बाग, पर उसका फायदा कहाँ मिल रहा है ये बताइए? 15 लाख रुपए हर एक आदमी। इस बार 2024 में ये मुद्दे बनेंगे। बिल्कुल यही मुद्दे हैं, असली मुद्दे तो यही है। काला धन कहाँ है? अभी तक देश को लूट के लोग बाग जो बाहर जा रहे हो, कहाँ है अभी तक? काला धन कहाँ है? हमारे काला धन चाहिए वापिस अपना। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी एक देश के लिए लड़ता है और मेडल लेके आता है, देश का तिरंगा झंडा लहराता है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर 7 MP थे, 7 में से 6 की टिकट काट दी, इसका मतलब वो चोर थे। एक ही देहात का नेता था हमारा। बीजेपी बोल रही है भाई ये संगठन का फैसला है। संगठन का फैसला नहीं है, ये तानाशाही का फैसला है। उनके नीचे रहेंगे। अब प्रवेश वर्मा थे, उसके फादर CM रहे हैं, वो पूरे देहात को जानते, उसका भी टिकट काट दिया। इधर हंसराज थे 5 साल के। इसका नुकसान होगा क्या बीजेपी को? पूरा नुकसान होगा। निरला की जनता ये चाहती है। अभी यहाँ कार्य है जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी 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 मोदी, सब देशवासियों का प्रधानमंत्री है। गठबंधन की बात कर दी, वो भी गठबंधन कर रखा है। लेकिन ये पूछ रहा हूँ मैं, नरेला भाई साहब को आपने सुना, इन्होंने सुना, उन्होंने बोला इस बार देश देख रहा है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है, इस आधार पर चुनाव हो रही है। भाई साहब अभी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ओनली देशवासियों का सबका होगा या भाजपा चुनाव मुद्दा है। जो मैं पूछना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं इधर 5 साल में गए हैं, 5 साल में पहली बार कह रहे थे उदित राज ने नहीं किया, वो बहुत अच्छा था जब बीजेपी में था। आज गठबंधन में आ गया, वो मोदी के तानाशाही के खिलाफ बोला, उसको पार्टी से निकाल दिया, टिकट काट दिया। अब वो गठबंधन में कांग्रेस का प्रत्याशी बना है, वो हर गांव को जानता है, हर कार्यकर्ता को जानता है, हर बीजेपी के कार्यकर्ता को जानता है, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानता है। जनता उसी को जिताएगी जो जनता के बीच में रहेगा। एसी में रहेगा उसको नहीं जिताएगी। उदित राज जनता के बीच में रहे, विपक्ष में होने की बात आते हैं, रेलवे ट्रैक बनाए, यही बता देंगे उद्घाटन में खुद थे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करता हूं। एक बात बताइए, एक और मुद्दा गरमाया हुआ है भाई, आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है उसको अभी फिलहाल के तौर पर सस्पेंड किया गया, उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि यह पूरी तरह से तानाशाही है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चोर मौसेरे भाई है। और केजरीवाल का जन्म हुई पैदा ही हुआ है कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस के अगेंस्ट पैदा हुआ और उसी से गठबंधन कर लिया। रही उदित राज की बात, जातिवाद का कीड़ा है उदित राज। आप किसी से पूछ लो, जब भी इसके ऑफिस में कोई जाता था, वो अगर उसकी जाति का लोग है उसका नाम लिख लेता था। उदित राज ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने NIIT दिया है, रामदेव चौक पर कॉलेज दिया है, फ्लाईओवर बनाया है, हर पार्क में जिम लगाए हैं। और नरेंद्र मोदी की जो सोच है, विकास है। एक मुद्दा है सिर्फ मेट्रो का, वो केजरीवाल की वजह से अटका हुआ है। दिल्ली सरकार अपना शेयर देने को रेडी नहीं है, इस वजह से मेट्रो यहाँ नहीं आ रही है, सिर्फ केजरीवाल की वजह। जब इतनी बात है उदित राज के खिलाफ जा रही है, तो कांग्रेस ने टिकट फिर क्यों दिया? कुछ तो वजह रही। टिकट इसलिए दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। उदित राज एक ऑप्शन था, काला तीतर बोलते हैं उसको। उदित राज जातिवाद का कीड़ा है। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार करो, मोदी वॉशिंग मशीन में साफ हो के बाहर आ जाओ। आप बताइए क्या इस बार आपको मुद्दे नजर आ रहे हैं? कौन भारी पड़ता नजर? आप देख रहे हो कितना जाम है हमारे यहाँ पर। समस्या मेट्रो की है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। पहला वार्ड आता दिल्ली का, पर यहाँ पर समस्या इतनी है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर देखो जी, कितनी बसें चल रही हैं, यहाँ पर खाली बसें चल रही हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके आगे यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। हमें किसी पार्टी से समस्या नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? देखिए, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये वाहियात लड़ रही हैं। मुद्दा हमारा बाईपास का है, मुद्दा हमारा मेट्रो रेल का है, मुद्दा हमारा कॉलेज का है, मुद्दा हमारे मुद्दों पर किस पर विश्वास है? किसी पे विश्वास नहीं। सारी पार्टी चोर है। यहाँ से वोट लेके हमारा अपना उल्लू सीधा कर लेती है। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं गुस्से में नहीं, प्यार की भाषा जानता हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वोट मांगी जाती है काम पे। मोदी ने काम किया 10 साल में, अगर मोदी जी ने काम, मोदी पे काम मांगना चाहिए। केजरीवाल ने एक बात कही थी दिल्ली के अंदर, अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। क्या है काम किया है? 100% किया है। कौन कहता है नहीं किया है? स्कूल ऐसे बनाए नरेला के अंदर, नरेला की जनता जानती है कि स्कूल कैसे बने हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? जो इंसान अपने गुरु का नहीं होया, वो हमारी दिल्ली का होगा। तो कर्मचारी इंसान वो हो सकता है, हमारा जिंदगी में नहीं हो सकता। वो आज उसके कर्मों की सजा उसको मिल रही है, इसीलिए वो जेल में पड़ा है, इसीलिए उसको सजा मिल रही है। वो चोर है, मक्कार है। भाई बोल रहे हैं कि
मंगलसूत्र चुनाव में आ गया, 750 किसान शहीद हो गए, उनके भी दुआ हो गया। मंगलसूत्र किसने लूटे? किसानों की बात कौन करेगा? एमएसपी के जिसने एमएसपी पे जिसने मुद्दे बन रहे हैं आप लोगों के बीच में। किसान है, किसानों का मुद्दा है। घर में घुसने नहीं देंगे, जैसे हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, घुसने नहीं देंगे। बीजेपी को हरा के भेजेंगे। चलिए आप आज तक उसने किसान का दर्जा हासिल नहीं किया, हमारे को नहीं दिया। कौन से मुद्दे में खड़ा उतर गया वो चोर इंसान? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपने देखा नरेला में कैसी आखिरकार गहमा गहमी कितनी सरगर्मियां चुनावी